हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 20 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमारी ये उत्तराखंड परीक्षावाणी की क्लासेस चल रही थी, जिसमें परीक्षावाणी के जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें पीछे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम डिटेल से विद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए चल रहे थे, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने अपने 4 लेसन पूरे कर दिए हैं। और आज हम अपना शुरू कर रहे हैं 5वां लेसन, जो कि है उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व जलप्रपात। उसका ही दोस्तों पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम दोस्तों पहले के 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न रहते हैं या इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से रहता है उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने दोस्तों इससे पहले के 19 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारी दोस्तों प्ले लिस्ट में आपको उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस करके और हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस करके और मैराथन क्लासेस करके फोल्डर्स मिल जाएंगे। आप उन प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो कि यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों आप करवाए जाने हैं, सभी वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और दोस्तों आप पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर माह में आपका एग्जाम्स होने हैं और अभी सीरीज भी आपकी आगे कंटिन्यू चलते रहेगी। सबसे पहले हम परीक्षावाणी के जो लेसन्स हैं इनको विद क्वेश्चंस फॉर्मेट में निपटाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों इसके लिए मैं वन लाइनर भी तैयार करवा रहा हूँ। वन लाइनर लेसन बाय लेसन वन लाइनर हैं, फिर हम उनको पर डे 100 या 150 क्वेश्चन करके ऐसे करके करते हुए चलेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम हिंदी में भी करते हुए चलेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करें, ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। और ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बेसिक से प्रश्न हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या फिर विष्णुप्रयाग से। तो भागीरथी नदी दोस्तों निकलती है गंगोत्री स्थित गोमुख नामक स्थान से निकलती है हमारी क्या भागीरथी नदी। तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है क्या गंगोत्री ग्लेशियर, और उसी गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान आता है हमारा गोमुख नामक स्थान दोस्तों। यहाँ से हमारा भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है, जो गंगोत्री स्थित गोमुख है उसकी बनावट किसकी तरह है दोस्तों? तो राजस्थान में जो आबू पर्वत है उसकी तरह इस गोमुख की बनावट है। और यहीं से दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर स्थित गोमुख नामक स्थान से, ठीक है। और यह भागीरथी दोस्तों गोमुख से निकलकर देवप्रयाग तक जाती है और देवप्रयाग में फिर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और यहीं से ये भागीरथी नदी हमारी आगे जाके गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी कहाँ पे बनती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है, जिसे सास बहु संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब भागीरथी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर स्थित गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अब एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो ये भागीरथी नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, मतलब देवप्रयाग से लेकर गोमुख तक इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना कितनी है, 205 किलोमीटर है, ठीक है। और इसी भागीरथी नदी की दोस्तों कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि रुद्रगंगा नदी, आकाशगंगा नदी और एक जाड़गंगा या जाह्नवी नदी दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि जाड़गंगा या जाह्नवी नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये भी दोस्तों भागीरथी नदी की ही सहायक नदी है। और जो ये जाड़गंगा या जाह्नवी नदी है यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित थांगला दर्रे से निकलती है। थांगला दर्रे के पास एक हिमनद स्थित है, वहाँ से यह हमारी जाड़गंगा नदी निकलती है। और भैरव घाटी के पास में दोस्तों यह भागीरथी नदी से मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद में केदार गंगा भी हमारा भागीरथी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। एक अस्सी गंगा नामक नदी है, अस्सी गंगा नामक नदी है दोस्तों, जो कि डोडी ताल से निकलती है हमारी। तो वह अस्सी गंगा नदी भी हमारा भागीरथी नदी की सहायक नदी है। इसी के साथ साथ दोस्तों चंद्रबदनी घाट हो गया, वरुणा नदी हो गया, ये कुछ हमारी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है कहाँ पे? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से आगे दोस्तों इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग तक इसकी कुल लंबाई है गोमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर। कितनी है? 205 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक जो गंगा नदी की लंबाई है वो है 96 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट है उसको आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि टिहरी बांध कौन कौन सी नदियों के संगम स्थल पर बना है? तो भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम स्थल पर हमारा टिहरी बांध बना हुआ है। कौन कौन सी नदियों के संगम स्थल पर दोस्तों? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर हमारा टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। तो गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? वह है 205 किलोमीटर। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा जाह्नवी या जाड़गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलनु गंगा, सिया गंगा, रुद्रगंगा, ये इसकी कुछ हमारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। भिलंगना भी भागीरथी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। कौन सी? भिलंगना नदी किसकी? भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और इसी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर हमारा स्थित है क्या? देवप्रयाग, सॉरी पूरा टिहरी
डैम, ठीक है, जिसे हम पुराने समय में गणेश प्रयाग नाम से भी जानते थे, ठीक है। और इस भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, वहाँ से हमारा भिलंगना नदी का उद्गम होता है। और इसी भिलंगना नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, कौन कौन सी, मेदगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा या बालखिला, ये सभी किसकी नदियाँ हैं, ये सभी भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ है, ठीक है। अब दोस्तों एक बालखिला नदी हमारी अलकनंदा की भी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाल गंगा और बालखिला में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ये भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलें। तो यहाँ पर हमने दोस्तों भागीरथी नदी तंत्र को लगभग अच्छे से समझ लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास में स्थित गौमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, इसलिए गौमुख यहाँ पे आपका सही है। अगर गौमुख ऑप्शन में नहीं होता तो आप गंगोत्री को भी सही कर सकते थे, ठीक है। विष्णुप्रयाग दोस्तों, विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, अलकनंदा तथा पश्चिमी धौलीगंगा, या अलकनंदा तथा विष्णुगंगा नदी का संगम होता है, कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। और पंचप्रयागों में पहले प्रयाग के रूप में या सबसे उत्तर में स्थित प्रयाग के रूप में भी किसको जाना जाता है दोस्तों, विष्णु प्रयाग को ही जाना जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, यमुना, अलकनंदा, कोसी या फिर मंदाकिनी नदी। तो प्रश्न पूछा गया है कौन सी नदी हमारी यहाँ पे हिमनद से नहीं निकलती है। तो इसमें से दोस्तों देखिए, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से हमारी यमुना नदी निकलती है। यानी कि ये साफ साफ सी बात है, कहाँ से निकल रही है आपकी, यह हमारी हिमालय से निकल रही है, यानी कि हिमनद से निकल रही है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, चमोली जनपद में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर या कह सकते हैं आप सतोपंथ ताल से या फिर अलकापुरी बांक नामक हिमनद से दोस्तों हमारा क्या निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। तो सतोपंथ ग्लेशियर कहें, अलकापुरी बांक कहें, या सतोपंथ शिखर के सतोपंथ ताल से कहें, वहाँ से हमारी क्या होती है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ स्थित दोस्तों मंदरांचल पहाड़ी से हमारा क्या, मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। तो ये तीनों नदियाँ देखिए दोस्तों महान हिमालय से यानी कि हिमनद से निकली है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है उत्तरकाशी में, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है चमोली में, मंदाकिनी केदारनाथ ग्लेशियर से आप कह सकते हैं, या फिर केदार या जो हमारा मंदरांचल श्रेणी है केदारनाथ में, वहाँ से निकलती है, ये भी हमारी हिमनद से निकलती है। तो कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो दोस्तों कोसी नदी हमारी यहाँ पे हिमनद से नहीं निकलती है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है दोस्तों। तो कोसी नदी निकलती है बागेश्वर जनपद में स्थित पहाड़ पानी धार से या फिर धार पानी धार से। तो कहीं कहीं आप पहाड़ पानी धार कहेंगे या कहीं कहीं धार पानी धार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और मुख्यतः ये जो कोसी नदी है ना, ये मध्य हिमालय से निकलने वाली नदी है। तो प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न पूछा था, जिनमें से कौन सी नदी मध्य हिमालय से निकलती है या फिर कौन सी नदी महान हिमालय से नहीं निकलती है। तो यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, भिलंगना, ये जो मेन नदी है नंदाकिनी, ये महान हिमालय से निकलती है। ऐसी जो छोटी छोटी नदियाँ, इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा, नयार, सरयू, गोमती, कोसी, गोला, पनार, लधिया, ये मध्य हिमालय से निकलती है। तो कोसी भी हमारा मध्य हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित कौसानी के पास से धारपानी धार नामक स्थान से निकलती है। और यह कोसी नदी बाद में बागेश्वर से दोस्तों अल्मोड़ा में जाती है, अल्मोड़ा से नैनीताल में जाती है, नैनीताल से उधमसिंह नगर में जाती है, और उधमसिंह नगर से फिर दोस्तों ये उत्तराखंड से बाहर होते हुए सुल्तानपुर नामक एक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर भी दोस्तों रामगंगा नदी से मिल जाती है। इसलिए कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की सहायक नदी है। और इस कोसी नदी के बारे में दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुमाऊं में धान का कटोरा किस नदी को कहा जाता है। तो धान की कृषि की बहुत अच्छी उपज के कारण जो हमारा सोमेश्वर वाला इलाका है, बोरारो घाटी जो है, वह कोसी नदी के किनारे स्थित है। तो वही कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। और पुराणों में इसी कोसी नदी को कौशिकी नाम से भी जाना जाता था। कौन सी, कौशिकी नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसी के साथ साथ सुमाली गाड़, उलाव गाड़, देवगाड़, ये कुछ हमारी कोसी की सहायक नदियाँ हैं। तो कोसी नदी के बारे में आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर धौलीगंगा। तो भागीरथी नदी का उद्गम दोस्तों मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के पास में स्थित गौमुख नामक स्थान से होता है। यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। पश्चिमी धौलीगंगा नदी का दोस्तों जो आपका उद्गम होता है वो होता है चमोली जनपद में स्थित देववन नामक हिमानी से, ठीक है। देववन हिमानी है चमोली जनपद में, वहाँ से हमारा पश्चिमी धौलीगंगा नदी या विष्णुगंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो आप प्रश्न क्या पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह तंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। फिर अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से बहते हुए कहाँ पे आती है, विष्णुप्रयाग में आती है। विष्णुप्रयाग से कहाँ पे आती है, उसके बाद में दोस्तों वो आती है फिर नंदप्रयाग में, ठीक है।
फिर नंदप्रयाग से कहाँ पे आती है, वो आती है कर्णप्रयाग में, फिर कर्णप्रयाग से कहाँ पे आती है, रुद्रप्रयाग में। और इसी रुद्रप्रयाग में दोस्तों हमारा क्या है, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम है। तो मंदाकिनी नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सी नदी तंत्र से संबंधित है मंदाकिनी नदी, तो ये है दोस्तों अलकनंदा नदी तंत्र से संबंधित है, ठीक है। और ये मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मंदाकिनी नदी का दोस्तों जो उद्गम है यह कभी कभी आप देखेंगे कि केदारनाथ हिमानी से कहा जाता है, या कभी कभी कहा जाता है कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदारनाथ के पास में स्थित मदरांचल नामक श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और कहीं कहीं दोस्तों आप मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल के रूप में चौराबाड़ी ग्लेशियर से भी मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। तो मंदरांचल श्रेणी कहें या केदारनाथ कहें या चौराबाड़ी ग्लेशियर कहें, तीनों लगभग सेम ही ये टर्मिनोलॉजीज हैं, और ऑप्शन में आपको इन तीनों में से एक मिलेगा, ठीक है। तो मेनली केदारनाथ के पास में स्थित मंदरांचल श्रेणी से माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं चौराबाड़ी ग्लेशियर से भी इसका उद्गम माना जाता है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, मदरांचल श्रेणी से निकलती है, जो कि केदारनाथ के पास में स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में, और वहाँ से ये नदी निकलते हुए आती है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में संगम होता है दोस्तों किसका, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। इसलिए मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह तंत्र से संबंधित है, अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र से संबंधित है, ठीक है। और मंदाकिनी नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि मधुगंगा हो गया, और मधुगंगा और जो मंदाकिनी है उसका संगम होता है कालीमठ नामक तीर्थ स्थल, जो कि दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ पर इसका संगम होता है। इसी के साथ साथ लस्तर नदी, रावणगंगा नदी, सोन नदी, ये आपकी मंदाकिनी की सहायक नदियाँ हैं। सूर्यप्रयाग दोस्तों जहाँ पर मंदाकिनी नदी से लस्तर नदी का संगम होता है। सोनप्रयाग ये भी हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, यहाँ पे बासुकी नदी का संगम होता है मंदाकिनी से, ठीक है। और केदारनाथ मंदिर भी दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। और उसके बाद में मंदाकिनी नदी आगे बढ़ते हुए कहाँ पे आती है, रुद्रप्रयाग में आती है। रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, यहाँ से आगे फिर ये नदी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को क्या कहा गया है, तो तुलसीदास की रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा कहा गया है। क्या कहा गया है, सुरसुरी की धारा कहा गया है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी आपको याद रखना है दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पे होता है, रुद्रप्रयाग में होता है, जो कि मंदरांचल श्रेणी से निकलती है। और मधुगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो कि कालीमठ के पास में इससे मिलती है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो मैंने आपको बताई देता, केदारनाथ से उद्गम किसका होता है दोस्तों, मंदाकिनी नदी का होता है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो जाता है, ठीक है। आप देखिए भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है और गोमुख से निकलकर देवप्रयाग तक बहती है, ठीक है। गोमुख से निकलकर देवप्रयाग तक यह बहती है, ठीक है। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है चमोली से, और सतोपंथ ग्लेशियर चमोली से होते हुए दोस्तों यह देवप्रयाग तक मिलती है। और देवप्रयाग में फिर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। पंचप्रयागों में अंतिम प्रयाग के रूप में देवप्रयाग को जाना जाता है, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और इस अलकनंदा नदी को बहू और भागीरथी नदी को सास के नाम से जाना जाता है, इसी कारण सास बहू के संगम स्थल के रूप में भी देवप्रयाग को जाना जाता है, ठीक है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो सरयू नदी निकलती है बागेश्वर जनपद से, ठीक है। और बागेश्वर जनपद में दोस्तों जो है सरमूल ग्लेशियर से हमारी ये सरयू नदी निकलती है, और सरमूल ग्लेशियर से होकर दोस्तों ये पंचेश्वर जो कि चंपावत जनपद में पड़ता है, बागेश्वर से चंपावत तक यह प्रवाहित होती है। तो किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, जैसे पूछा गया केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी हो गया, पूछा था गौमुख से आपका देवप्रयाग तक भागीरथी बहती है, सतोपंथ से देवप्रयाग तक हमारा अलकनंदा बहती है, और बागेश्वर सरमूल ग्लेशियर से दोस्तों हमारा कहाँ पे पंचेश्वर चंपावत जनपद में स्थित तहाँ तक कौन सी बहती है, सरयू नदी हमारी बहती है। अब सरयू नदी भी दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या प्रश्न इंपोर्टेंट है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। अब आपसे मैं एक दोस्तों प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड की सबसे अपवित्र नदी किसको कहा जाता है, और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड में कौन सी नदी ऐसी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा कि हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 हिमाच्छादित शिखरों से, 7 हिमाच्छादित शिखरों से, 8 हिमाच्छादित शिखरों से, या फिर 9 हिमाच्छादित शिखरों से। तो हेमकुंड जो झील है दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, और यह 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। कितने, 7 हिमाच्छादित शिखरों से यह घिरी हुई है। अब हेमकुंड झील चमोली जनपद में स्थित है। इसी झील को दोस्तों लोकपाल तीर्थ के रूप में जाना जाता है, लोकपाल तीर्थ या लोकपाल झील के रूप में भी हेमकुंड झील को ही जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यह सिखों के एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है, क्या, हेमकुंड झील। तो याद रखना सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में कौन सी झील को जाना जाता है, हेमकुंड झील को कहा जाता है। इसे लोकपाल झील के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और यहीं पर सिखों के 10वें गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे तपस्या करी थी। इसी कारण दोस्तों इस जो हेमकुंड झील है यहीं पर एक गुरुद्वारा स्थित है जिसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना
रखना है आपको। प्रश्न क्या है, देखिए हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। हेमकुंड झील कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। लोकपाल झील कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, हेमकुंड झील के पास में। हेमकुंड झील में दोस्तों सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या करी थी, 10वें गुरु ने तपस्या करी थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हेमकुंड झील के पास से ही दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है, लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम होता है। तो लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम हेमकुंड झील के पास से ही होता है। और एक और प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो लोकपाल झील या फिर हेमकुंड झील के किनारे हमारा लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। और यह झील 7 हिमाच्छादित पर्वत शिखरों से घिरी हुई है, इसलिए आपको ये याद रखना है चमोली जनपद में स्थित है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हेमकुंड झील। अब 3 कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक है हेमकुंड चमोली में स्थित है, दूसरा है होमकुंड, यह भी चमोली में स्थित है, ठीक है। तो हेमकुंड में सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या करी थी। और होमकुंड क्यों प्रसिद्ध है, होमकुंड दोस्तों स्थित है नंदा राज्यात यात्रा के संबंध में। जो नंदा राज्यात यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है दोस्तों वह होमकुंड झील या होमकुंड ताल के किनारे ही लगता है। और यहाँ से फिर आगे नंदा राज्यात यात्रा में चौसिंग या खाड़ू अकेला आगे जाता है, और यहाँ से नंदा राज्यात यात्रा वापस नीचे आ जाती है, ठीक है, वापसी हो जाती है, ठीक है। तो होमकुंड कहाँ स्थित है, यह भी चमोली जनपद में ही स्थित है। नंदा देवी राज्यात यात्रा के कारण यह फेमस है होमकुंड, ठीक है। अगला है दोस्तों रूपकुंड। रूपकुंड को मिस्ट्री लेक या फिर रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है, यह भी कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है, ठीक है। और रूपकुंड भी दोस्तों बहुत फेमस है। तो हेमकुंड, होमकुंड और रूपकुंड 3 चीजें कंफ्यूज करती हैं। हेमकुंड चमोली में स्थित है, यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करती है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। लक्ष्मण की तपोस्थली है, लक्ष्मण का मंदिर स्थित है, लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम यहाँ से होता है। होमकुंड नंदा देवी राज्यात यात्रा के कारण प्रसिद्ध है, यहाँ से चौसिंग या खाड़ू अकेला ऊपर की ओर को जाता है। और रूपकुंड जिसे मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है, यह भी चमोली जनपद में स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि शिव पार्वती ने कैलाश को जाते हुए मां पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इस रूपकुंड की ताल में छोड़ दिया था। और यहाँ पर कई सारे लोगों के कंकाल या आज भी प्राप्त होते हैं। मेनली कहा जाता है कि राजा यश धवल और रानी बाल्या के कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के रूप में भी रूपकुंड को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार झील है, केदारनाथ झील, नैनीताल झील, नौकुचिया ताल झील या फिर सतोपंत झील। तो त्रिभुजाकार झील के रूप में दोस्तों जाना जाता है, इसमें से सतोपंत झील को दोस्तों त्रिभुजाकार झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसे त्रिभुजाकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 3 कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या करी थी, इसी कारण दोस्तों इसे त्रिभुजाकार झील के रूप में भी जाना जाता है। और ये सतोपंत झील या सतोपंत ताल कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। यहीं से दोस्तों हमारा क्या होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है। और इस ताल के 3 कोने हैं ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। और पांडव जो दोस्तों स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर को गए थे वो भी सतोपंत झील से होकर ही गए थे। इसी झील के पास में दोस्तों सूर्यकुंड और चंद्रकुंड भी है। और इसी झील के पास में दोस्तों भागीरथी, खड़क, हिमानी या अलकापुरी बांक भी स्थित है। सतोपंत झील कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। केदारनाथ झील कहाँ स्थित है, केदारनाथ ताल कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नैनीताल कहाँ स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। और नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है, ये भी नैनीताल जनपद में ही स्थित है। 9 कोनों के कारण फेमस है क्या, नौकुचिया ताल, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको सरल में मत लीजिएगा, एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से 9 कोनों वाला ताल कौन सा है, ठीक है। तो 9 कोनों वाला ताल है दोस्तों कौन सा आपका, निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाला ताल है, ठीक है। नौकुचिया ताल, भीम ताल, गिरी ताल या फिर झिलमिल ताल। तो नौकुचिया ताल दोस्तों हमारा 9 कोनों वाला ताल है। कुचिया मतलब कोने, तो 9 कोने किसके हैं, नौकुचिया ताल के हैं। अब नौकुचिया ताल दोस्तों कहाँ स्थित है, नैनीताल जनपद में पड़ता है क्या, नौकुचिया ताल, ठीक है। नैनीताल जनपद में भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है नौकुचिया ताल। और एक और प्रश्न यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है, उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल या कुमाऊं की सबसे गहरी झील या उत्तराखंड की सबसे गहरी झील या ताल कौन सी है, नौकुचिया ताल है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, नैनीताल जनपद में स्थित है नौकुचिया ताल, ठीक है। इस ताल के 9 कोने हैं ऐसा माना जाता है। और विदेशी पक्षियों के निवास स्थान के कारण भी यह झील काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। नौका विहार के कारण भी यह झील काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस ताल के जो 9 कोने हैं वह कभी भी एक साथ नहीं देखे जा सकते हैं। जिस बंदे ने 9 कोने एक साथ देख दिए उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी कुछ मान्यताएं हैं। तो कुमाऊं की या उत्तराखंड की सबसे गहरी झील या ताल कौन सी है, नौकुचिया ताल है, जो कि कहाँ स्थित है, हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। भीमताल भी दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। और ये कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल है। कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल कौन सी है दोस्तों, भीमताल, कहाँ स्थित है, हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। वहीं उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल पूछा जाएगा तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल है सहस्त्रताल, जो कि कहाँ पड़ती है, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है सहस्त्रताल, ठीक है। तो नौकुचिया ताल और भीमताल दोनों कहाँ स्थित है, हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल दोस्तों। और भीमताल की आकृति भी त्रिभुजाकार मानी जाती है, ठीक है। तो 3 तरफ से यह पर्वतों से घिरा हुआ है, इस कारण इस भीमताल
को भी त्रिभुजाकार आकृति के ताल के रूप में जाना जाता है। या कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा था कि कौन सा ताल दोस्तों तीनों ओर से तीन तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, तो वह है भीमताल। ठीक है, कमल और कमल ककड़ी के लिए या कमल कड़ी के लिए दोस्तों फेमस माना जाता है यह भीमताल। ठीक है, इसमें एक टापू पे रेस्टोरेंट भी है और ये फेमस है भीमताल के बारे में। ठीक है, गिरिताल कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो आपका गिरिताल है वह उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। ठीक है, और उधमसिंह नगर जनपद के दोस्तों काशीपुर के पास में स्थित है दोस्तों क्या हमारा गिरिताल। ठीक है, और इसी गिरिताल के पास में चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी के मंदिर स्थित है। तो एक प्रश्न एग्जाम में ये भी बनता है कि किस ताल के पास में चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी के मंदिर स्थित हैं, तो गिरिताल के तट पर स्थित है, जो कि उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला दोस्तों क्या झिलमिल ताल, झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, यह भी हमारा चंपावत जनपद में स्थित है दोस्तों। चंपावत जनपद में जो टनकपुर के पास में हमारा ये झिलमिल ताल स्थित है और इसकी आकृति गोल ताल की आकृति के रूप में झिलमिल ताल को जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे ताल दोस्तों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ही चंपावत में झिलमिल ताल के साथ साथ क्या है, श्यामला ताल। श्यामला ताल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है, झूला मेला इसके किनारे लगता है, इसलिए श्यामला ताल भी कहाँ स्थित है, चंपावत जनपद में ही स्थित है। ठीक है, ऐसी एक दोस्तों है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल कहाँ स्थित है, यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है क्या, तड़ाक ताल। ठीक है, बाकी जो गिरी ताल है वो मैंने आपको बता दिया उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ में दोस्तों द्रोण सागर ताल भी हमारा क्या है, उधमसिंह नगर जनपद में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नैनीताल में देखिए सात ताल है, नौकुचिया ताल है, खुरपा ताल है, नैनीताल है, भीम ताल है और आपका मलवा ताल है, सूखा ताल है, सड़िया ताल है, हरीश ताल है, ये सभी आपके नैनीताल जनपद में स्थित हैं। इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कोसी नदी दोस्तों मैंने आपको बताया था बागेश्वर जनपद में स्थित कौसानी के पास में स्थित धारपानी धार से यह हमारी निकलती है और उसके बाद में यह रामनगर या नैनीताल जनपद के बाद में उधमसिंह नगर जनपद से बाहर होते हुए सुल्तानपुर पट्टी में जाती है। सुल्तानपुर पट्टी में इसका संगम होता है रामगंगा से। ठीक है, तो यह किसकी सहायक नदी है, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो यह रामगंगा की सहायक नदी है। कौन सी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को धान का कटोरा भी कहा जाता है और सुल्तानपुर में यह राज्य से बाहर हो जाती है और उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के चमरोल नामक स्थान में यह रामगंगा से मिलती है, इसलिए यह कोसी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, यह रामगंगा की सहायक नदी है। कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका, पुराणों में इसका नाम मिलता है कौशिकी नदी और धारपानी धार से यह निकलती है और उत्तराखंड में इसकी लंबाई लगभग 168 किलोमीटर के आसपास में मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, ये टिहरी बांध उत्तराखंड का हर दूसरा एग्जाम ऐसा होता है जहाँ पे टिहरी बांध से प्रश्न पूछा जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों अपने आप में। ठीक है, तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है, यह हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है और यह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर स्थित है क्या, टिहरी बांध। ठीक है, और इसी को दोस्तों पुरानी टिहरी के नाम से भी जाना जाता था और गणेश प्रयाग के नाम से भी हमारा टिहरी बांध को ही जाना जाता है। गणेश प्रयाग कहें, पुरानी टिहरी कहें, यह टिहरी बांध के ही प्राचीन नाम माने जाते हैं और भागीरथी और भिलंगना नदी का यहाँ पे संगम होता है। और यह टिहरी बांध परियोजना की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब टीएचडीसी का गठन कब हुआ था, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो 12 जुलाई 1988 को दोस्तों हमारा टीएचडीसी का गठन हुआ था। कब, 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी का गठन हुआ था। ठीक है, टीएचडीसी के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन मुख्यतः बात करें तो 1972 से हमारे टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। कब से, 1972 में दोस्तों योजना आयोग की स्वीकृति के बाद में हमारा टिहरी बांध योजना का हमारा कार्य शुभारंभ हो गया था और यह टिहरी बांध दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा बांध के रूप में और दुनिया का चौथा या पांचवा सबसे ऊंचे बांध के रूप में जाना जाता है और इस टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर और यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर दोस्तों आपकी टिहरी बांध की ऊंचाई है। ठीक है, और 1972 में इसका कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद में दोस्तों 1978 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के द्वारा इसका कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब भी इसके कार्य उतना सही कार्य नहीं हुआ और उसके बाद में एट लास्ट में दोस्तों 1988 में दोस्तों टीएचडीसी का गठन किया गया और टीएचडीसी के द्वारा फिर टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन या टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था 12 जुलाई 1988 को और फिर 1989 से इन्होंने इसका कार्यभार संभाला था। उसके बाद में 2006 में इसका पहला प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया था और इसे टिहरी बांध परियोजना को दोस्तों राष्ट्र का गांव परियोजना की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, और इसकी कुल जो कैपेसिटी है वो है दोस्तों 2400 मेगावाट। कितनी है, 2400 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है दोस्तों, जो कि प्रारंभ में 600 मेगावाट की थी। उसके बाद में रूस के साथ में दोस्तों रूस के जब हमारे राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे मिखाइल गोर्बाचोव करके, उनके साथ में एक समझौता हुआ, उन्होंने हेल्प की इस डैम के निर्माण में, इस कारण फिर इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर हमारा 2400 मेगावाट कर दी गई। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर है। पहले यह परियोजना कितने मेगावाट की थी, 600 मेगावाट की थी। अभी वर्तमान में कितने मेगावाट की है, 2400 मेगावाट की है। ठीक है,
और 1000 मेगावाट का एक चरण था और 1400 मेगावाट का इसमें दूसरा चरण था। ठीक है, टिहरी बांध का जो प्रथम चरण था 1000 मेगावाट का, वह कब शुरू हो गया था? 30 जुलाई 2006 को दोस्तों यह शुरू हो गया था। राज्य को टिहरी बांध से कितने परसेंट बिजली फ्री में मिलती है, रॉयल्टी के रूप में मिलती है? तो 12% बिजली मिलती है। ठीक है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। रूस के साथ में समझौता कब हुआ था? 1986 में रूस के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव के साथ में हमारा समझौता हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखना है। और टिहरी बांध के विरोध में सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी? तो कमलेंदुमती शाह ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। उसके बाद में हमारा ये सुंदरलाल बहुगुणा, विद्यासागर नौटियाल, इनके द्वारा अलग अलग टाइम पे, वीरेंद्र सकलानी, इनके द्वारा अलग अलग टाइम पे याचिकाएं डाल के या फिर विरोध करके इस डैम के निर्माण कार्य को रोकने की कोशिशें भी की गई। और गणेश प्रयाग टिहरी बांध का हमारा प्राचीन नाम था, पुरानी टिहरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर यह स्थित है। और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर या सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कुल जो जलाशय है दोस्तों वह 42 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 42 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है, और 2 चरणों में इसका कार्य शुरू होता है। और 1000 मेगावाट का जो प्रथम चरण है वो 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जाह्नवी नदी किसकी सहायक नदी है? जाह्नवी दोस्तों हमारा भागीरथी नदी की सहायक नदी है। और इसे जाह्नवी नदी को कभी कभी जाड़ गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक जाड़ गंगा नदी अल्मोड़ा में भी बहती है दोस्तों, जो कि जागेश्वर धाम जिसके किनारे स्थित है, या जड़ा गंगा नदी। ठीक है, जाड़ गंगा नदी। और एक जो जाड़ गंगा नदी है, जाह्नवी नदी को भी जाड़ गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित थांगला दर्रे से दोस्तों हमारा इस जाड़ गंगा नदी का उद्गम होता है। और यह नदी भैरू घाटी के पास में दोस्तों, गंगोत्री के पास में भैरू घाटी में हमारी भागीरथी नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो भागीरथी की सहायक नदी है क्या? जाह्नवी नदी, याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में 10 प्रश्न हमने बात कर लिए हैं। और डेफिनेटली अगर आपने नोट किया होगा तो 10 से मेरे को लग रहा है कि हमने 200 प्रश्न आज डिस्कस कर लिए होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों आपको मैं होमवर्क के 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने के बाद गौना झील कितने वर्षों तक रही? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको बता ही दिया है। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पे होता है? और निम्न में से सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है आपको। ये 4 आंसर आपके दोस्तों होमवर्क के हैं। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और इस सीरीज आगे कंटिन्यू करी जाए या नहीं करी जाए ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।